हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार आज आपको कक्षा 10 विज्ञान हाफरली का पेपर लेके आया हूँ। सत्र 2022-23 सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज विद्या भारती पश्चिम उत्तर प्रदेश से संपन्न पूरे प्रश्न पत्र का हल भी दूंगा मैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन का भी दबाएं ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं इस तरह की वीडियो प्रश्न पत्र से संबंधित और एजुकेशन से संबंधित डालता रहता हूँ। क्रिएटिव वीडियो भी मेरी पड़ती हैं। तो शुरू करते हैं कक्षा 10 2022-23 का सत्र का। तो पहला प्रश्न है MCQ। इसमें इसी बार जो है 20 प्रश्न MCQ आएंगे जो अनिवार्य हैं। शेष में कुछ अथवा भी होंगे और प्रश्न का पैटर्न बिल्कुल ऐसे होगा। आप अपनी बोर्ड की तैयारी इसी के अनुसार करें। तो खंड का है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अनंत होती है। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। और नेक्स्ट है थर्ड वाला, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। नेक्स्ट है चौथा, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें तो एक नंबर का ये भी फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखें तो बराबर प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट है पांचवा, इनमें से किस एक पदार्थ की प्रकृति लेंस की भांति नहीं हो सकती। देखिए जल भी लेंस का कार्य करता है, कांच भी, प्लास्टिक, लेकिन मिट्टी जो है वो नहीं करती। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस का दूधिया होना क्या कहलाता है? मोतियाबिंद कहलाता है। का ऑप्शन ठीक है। सातवां प्रश्न है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है हमेशा या सदैव। आठवां प्रश्न खंड का है, केमिस्ट्री का है। लेड नाइट्रेट का सूत्र रासायनिक सूत्र है वो आपका PbNO3 का होल ट्वाइस है। नेक्स्ट पेज देखिए आप, सेकंड पेज है हाफरली पेपर का। नवा प्रश्न है A, B, C तथा D विलयनों के pH मान क्रमशः 11, 9.5, 3.5, 6.5 है। इनमें से सर्वाधिक क्षारीय क्या है? देखिए क्षारीय जो होता है जिसका pH मान 7 से अधिक होता है और जितना अधिक होगा वो सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा। तो इसमें 11 है इसलिए 11 A वाले का है, तो A ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। 10वां प्रश्न है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो इसमें गा प्रश्न है जिंक की परत चढ़ाकर इसे हम सुरक्षित कर सकते हैं। 11वां प्रश्न है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? सर्वविदित, सब जानते हैं कि pH मान 7 होता है। 12वां प्रश्न है आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ, तो ये Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट होता है। इस सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों की हेल्प से ही आग बुझाने वाले यंत्र में प्रयोग किया जाता है। 13 क्वेश्चन है जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे का टुकड़ा डालते हैं तो कॉपर व फेरस सल्फेट बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए यहाँ इक्वेशन में दिए हुए कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस Fe अधिक क्रियाशील होता है, Cu को हटा देता है तो FeSO4 और Cu प्राप्त होता है, अर्थात इस क्रिया को विस्थापन की अभिक्रिया कहते हैं। अगला है इसमें गा खंड बायोलॉजी का। 14वां प्रश्न है पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। जाइलम जल का वहन करता है जबकि फ्लोएम अगर होता तो भोजन का वहन करता है। तो इसमें का ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जाइलम जो है जल का वहन करता है। 15वां क्वेश्चन है पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में पराग कण होते हैं। ठीक है, बाह्यदल, अंडाशय, अंडप ये सारे पुष्प के ही भाग हैं, लेकिन पराग कण जो है पराग कोश में उपस्थित होते हैं जो कि पुष्प का पुंक यानी कि पुरुष भाग है। पुरुष भाग माने पुंकेसर कहते हैं इसे। नेक्स्ट है और 16वां लार ग्रंथि का मुख्य एंजाइम है तो सैलाइवरी एमाइलेज। इससे टाइलिन नामक एंजाइम जो है सीक्रेट होता है, तो बाकी नहीं है। इसमें लार ग्रंथि का मुख्य एंजाइम है सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है। 17वां प्रश्न है
नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। नवीनीकरण माने जो पुनः वापसी आता रहे। तो कोयला एक बार समाप्त हो गया तो नहीं मिलता, प्राकृतिक गैस भी, लकड़ी भी, लेकिन सूर्य रोज हर दिन हमें मिलता रहता है, कभी समाप्त ना होने वाला है, इसलिए ये आपका डी ऑप्शन यानी कि घा वाला बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पेज आपका थर्ड वाला, इसमें परागकण का पराग कोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है। तो इसे परागण की क्रिया कहते हैं, पॉलिनेशन की क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट 19वां, नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। एपिडिडाइमिस, अधिवेग ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, गन्यास। तो इसमें प्रोस्टेट ग्रंथि है जो नर से संबंधित होता है, नर जनन भाग से संबंधित होती है। 20वां प्रश्न है, यकृत स्रावित करता है। यकृत में पित्ताशय मिलता है, पित्ताशय पित्त रस स्रावित करता है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट घा खंड है। घा खंड में है ये सवाल है, अवतल लेंस किसे कहते हैं। पहली बात तो अवतल लेंस की परिभाषित करना है कि वह लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है अवतल लेंस कहलाता है। और ये जो आपतित किरण है, आने वाली जो किरणें हैं उनको अपसारित करता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसमें सवाल भी है 2 नंबर में, यदि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो यू जो है वो -15 आएगी, क्योंकि जो फोकस दूरी है अवतल लेंस में वो यानी कि माइनस में वस्तु की ओर ही होती है। ऐसे बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने, अर्थात ये प्रतिबिंब की दूरी है लेंस से, तो ये v कहलाएगी, v बराबर -10 सेंटीमीटर। और इसमें u पूछ रहे हैं, यानी वस्तु की प्रतिबिंब से लेंस से दूरी पूछ रहे हैं, तो इसमें u पूछ रहे हैं। तो इसका सूत्र ये लगाया मैंने, यूज करना है, f बराबर -15, v बराबर -10 और u बराबर ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तब इसको सॉल्व करके ऊपर ये सॉल्व भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं। 1/f की जगह -15 बराबर v 1/v की जगह -10 1/u, और इसको u को इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, -1/10 ऐसे रहेगा, प्लस का जो 1/15 है वो इधर जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा। एलसीएम इनका 30 आया, और -3 और 2 तो -1/30 आएगा, और u उल्टा करेंगे तो -30 हो जाएगा। तो u जो है वो -30 सेंटीमीटर, इसका आंसर होगा राइट आंसर। 4 नंबर का प्रश्न है। इसी प्रकार से जो दूसरा है, चम्मच का उदाहरण देते हुए गोलीय दर्पण को समझाइए। तो देखिए चम्मच अगर आपने देखी होगी, चमकीली नई चम्मच को, तो जो एक उभरा हुआ सतह होता है ऊपर बाहर की तरफ, और एक दबा हुआ सतह होता है जिससे कि कोई चीज़ हम खाते हैं। तो दबाए हुए सतह, अगर हम उभरे हुए सतह को देखें चमकीली सतह पर, तो हमारा सीधा प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण का कार्य करेगा, जबकि उसके विपरीत अगर आप जो दबी हुई सतह है, गहरी वाली सतह, उससे देखेंगे तो प्रतिबिंब एकदम उल्टा दिखता है, वो अवतल दर्पण का काम करता है। यही लिखना है इसमें, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है मानव नेत्र का नामांकित चित्र। इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्पज से भी, तो आपको मानव नेत्र का पूरा स्पष्ट चित्र होना चाहिए, जिसमें नेत्र और दृष्टिपटल, अंधबिंदु, पीत बिंदु और आपका यानी मांसपेशियाँ, कार्निया वगैरह सारा बनाना पड़ेगा, और कांच द्रव, कांचे प्रकाश द्रव, ये सारा दिखा के आपको अगर स्वच्छ चित्र बनाते हैं 4 नंबर पक्के मिलना है। नेक्स्ट है चौथा, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। चित्र बनाते हुए अपवर्तन के नियमों का वर्णन कीजिए। देखिए बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, परावर्तन और अपवर्तन दोनों में अंतर है। परावर्तन दर्पण में होता है, लेकिन अपवर्तन लेंस में होता है। परावर्तन के नियम अलग हैं और अपवर्तन के अलग हैं, थोड़ा सा चेंजेस है। तो अपवर्तन का जो नियम किसे है, पहली बात तो ये कह रहे हैं कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। अपवर्तन जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है या अविलंब से दूर हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम हैं अपवर्तन के। एक तो यह है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा होता है कि किसी भी लेंस का वर्तनांक उसके साइन आई और साइन आर के अनुपात के बराबर होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। 2 नियम हैं, इनको अगर आप देते हैं तो पूरा आपको नंबर मिलेगा। नेक्स्ट है, इसके अथवा में निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसका निर्माण कैसे किया जा सकता है। स्पष्ट किरण आरेख भी
को भी समझाना है। तो निकट दृष्टि दोष वह व्यक्ति जिसके आंखों से निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और इसका किरण आरेख भी बनाना है। तब आपको पूरे 6 नंबर मिलने हैं। ऊपर वाला अथवा में इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। नेक्स्ट है अणा वाला खंड। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो देखिए इसमें संतुलित और भी रखिए, यहाँ पे 2HNO3 2 लगा दो इधर, CaOH होल ट्वाइस इधर CaNO3 होल ट्वाइस और 2H2O। तो 2 2 दोनों तरफ लगना है। ऐसे ही बी वाले में भी 2 NaOH में लगा दो और 2 H2O में लगा दो, ये पूरी बैलेंस हो रही है। इसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 2 उपयोग। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है मूर्तियाँ बनाने में करते हैं हम, घर की मरम्मत करने में भी करते हैं, और अगर हड्डी वगैरह टूट जाए तो डॉक्टर फ्रैक्चर यानी कि उसका प्लास्टर बनाने में भी करता है। दांतों में जो है जो फ्रेम बनाया जाता है वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनाते हैं। ये उपयोग लिखने थे। इसका सूत्र होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग हो गए। नेक्स्ट है पीतल और कांसा मिश्र धातुओं के रासायनिक संगठन किस किस से बना है। तो पीतल देखिए यहाँ पे लिखा है Cu + Zn, तो 80 और 20%। और मिश्र कांसा जो है वो Cu और Sn यानी 88 और 12%। यहाँ मैंने ये दिया भी है, आप देख सकते हैं कि पीतल कॉपर 80% और जिंक 20% होता है। पीतल में 2 मिश्र धातुओं के मिश्रण से बनता है पीतल। ऐसे कांसा कॉपर 88% और टिन Sn 12% मिलाने से बनता है। अब आप देखिए नेक्स्ट है इसमें 6वां प्रश्न, धातुओं के परिष्करण की विद्युत अवघटनी विधि का चित्र सहित वर्णन करना था, यानी चित्र भी बनाना था, वो वर्णन भी है। तो 2 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। सेकेंड है इसमें संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण से सुरक्षा की किन्हीं 2 विधियों के नाम। तो संक्षारण नमी युक्त वातावरण में अगर किसी लोहे की छड़ को रखा जाए या धातु को रखा जाए तो उसमें एक लाल भूरे रंग की परत आ जाती है, इसे हम संक्षारण कहते हैं। अर्थात लोहे पर जंग लगने को ही संक्षारण कहते हैं। संक्षारण से सुरक्षा की 2 विधियां हैं। तो एक तो आप यह है कि उसे आप पेंट कर सकते हैं, दूसरा है यह है कि किसी तेल में रख सकते हैं, और इसका गैल्वेनाइजेशन है, इनकी प्लेटिंग धातु की पतली परत चढ़ा के भी हम इसे सुरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें अगला जो आपका 4था पेज है, इसमें वियोजन अपक्रिया तथा विस्थापन अपक्रिया को परिभाषित कीजिए तथा एक एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण भी दीजिए। तो वियोजन अपक्रिया का ये पहला मैंने जो दिया है उदाहरण, इसका वे वियोजन अपक्रियाएँ वे होती हैं वे उत्क्रमणीय अपक्रियाएँ जो टूटकर अपने अवयवों में अलग अलग हो जाती हैं। जैसे NH4Cl, इसमें जो इक्वल साइन लगा है बट ये उत्क्रमणीय का साइन लगेगा, दोनों तरफ एरो बनेंगे, NH3 + HCl। ऐसे दूसरा विस्थापन अपक्रिया का है Zn + CuSO4, Zn सॉलिड, CuSO4 एक्वस एंड जलीय। तो ZnSO4 + एक्वस और कॉपर अलग। तो क्योंकि इसमें Zn से Cu जो ज़्यादा Zn जो है ज़्यादा अपक्रियाशील होता है, इसलिए CO को विस्थापित कर देता है। ये आपकी विस्थापन अपक्रिया है, सिंगल विस्थापन। अथवा में आप नीचे 6 नंबर का है, ये कर सकते हैं। बेकिंग सोडा या धोने का सोडा बनाने की विधि के रासायनिक समीकरण और 2 उपयोग। तो बेकिंग सोडा की विधि जो पहले नंबर पे मैंने ऊपर दी है, Na2CO3 + CO2 + H2O इज इक्वल टू NaSCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट ये बेकिंग सोडा है, खाना सोडा इसे कहते हैं। दूसरे नंबर की क्वेश्चन है 2NaOH + CO2 रिएक्शन करेंगे तो Na2CO3 + H2O। तो H2O का अगर हम इसका दोनों का क्रिस्टलीकरण कराएं तो इसमें 10H2O होता है, और सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का सूत्र है या धोने का सोडा। इसके उपयोग खाना सोडा और धावन सोडा के आप लिख सकते हैं। खाने सोडे का उपयोग हम सब्जी वगैरह बनाने में भी प्रयोग करते हैं, बेकिंग या बेकरी उद्योग में भी करते हैं। जबकि धोने का सोडा या धावन सोडा है उसे हम कपड़ा धोने में भी कर सकते हैं, और किसी भी कपड़ा धोने के अलावा हम घर की साफ़ सफाई में भी कर सकते हैं। ऐसे उपयोग लिखने थे। नेक्स्ट है इसमें चाखंड बायोलॉजी का है, पार्ट ई, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। तो आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले जीव जंतु जो पृथ्वी के नीचे दब गए, आज वो जिस रूप में मिलते हैं उसे हम जीवाश्म कहते हैं, उसी को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है आदि। 2 नंबर इसमें मिल जाएंगे अगर आप लिखते हैं तो।
सौर ऊर्जा के 4 लाभ, सौर ऊर्जा के तो 4 लाभ आप लिख सकते हैं, क्योंकि सौर ऊर्जा से हम किसी भी यानी कि सोलर कुकर आदि को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सौर ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में यानी बिजली भी बना सकते हैं। सौर ऊर्जा हमारे पौधों के लिए भी अति आवश्यक होती है, हमारे शरीर के लिए भी आवश्यक होती है, विटामिन डी मिलती है, आदि आदि आप लिख सकते हैं। नवा प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण सहित समझाइए। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, जब हरे पादप स्वपोषी जो होते हैं वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जड़ों के द्वारा पानी लेते हैं और उससे ग्लूकोज और ऑक्सीजन देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। देखिए हमें समीकरण भी दिए हैं, 6CO2 प्लस 6H2O इज इक्वल C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है, प्लस 6O2, और ये इसमें क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है इसमें सेकंड क्वेश्चन, एटीपी और एडीपी के पूरे नाम। तो एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी का एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये दिया है। 10वां प्रश्न है, हृदय की आंतरिक संरचना का चित्र बनाइए, इसमें पाए जाने वाले कपाटों के बारे में। ये कपाट को वाल्व कहते हैं। तो हृदय में 2 वाल्व होते हैं, एक बाइकस्पिड वाल्व और एक ट्राइकस्पिड वाल्व, और हृदय की आंतरिक संरचना बनानी थी इसमें। इसलिए अगर आप पूरा करते हैं तो आपको 4 नंबर पूरे मिलते हैं। 11वां प्रश्न है जो कि अंतिम प्रश्न है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी स्टूडेंट्स से लाइक शेयर करें, अपने और दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। 11वां प्रश्न है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन का सचित्र वर्णन, अर्थात पुष्पीय पौधों, पुष्प जिसमें मिलते हैं, अर्थात पुष्प के लैंगिक जनन का सचित्र वर्णन करना था कि उसमें नर जनन, मादा जनन, नर जनन पुंकेसर, मादा जनन स्त्री केसर या जायांग मिलता है, उसका पूरा वर्णन भी करना था और चित्र भी बनाना था। अथवा में आप श्वसन को परिभाषित कीजिए तथा मानव के श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन। श्वसन यानी कि मनुष्य या जीव जंतु जो श्वास लेने की प्रक्रिया होती है श्वसन कहते हैं। इसमें नासिका, ग्रासनली, ग्रसनी और फेफड़े आदि भाग लेते हैं। मानव के श्वसन तंत्र का चित्र भी बनाना था, ये समीकरण दी है। ग्लूकोज जैसे हमने भोजन लिया, जैसे ऑक्सीजन ली C6H12O6, ऑक्सीजन तो CO2 और H2O, और आपके एनर्जी में कन्वर्ट होता है, 38 ATP मिलते हैं। तो थैंक यू सभी को, अपने पेपर को अच्छी तरह से तैयारी करें और आगे आपको बेस्ट लक। ओके।